नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी एसीएस के पाठक के आने के उपरांत शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच किस प्रकार से तानातनी है, यह आपको पिछले 6 माह से देखने को मिल रहा है। माननीय राज्यपाल के द्वारा दिसंबर माह में ही एसीएस के पाठक के द्वारा जारी लगभग 3 पत्रों को अमानवीय, असंवैधानिक, गैर न्यायिक बताया था और उसके बाद बिहार सरकार के सचिव को पत्र लिखा था कि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग अपना थोप रही है दिशा निर्देश, जिसके कारण शिक्षक शिक्षिकाएं शोषित और प्रताड़ित हो रहे हैं, उन पत्रांकों को रद्द करना चाहिए और इसमें संलिप्त जो भी पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे बिहार भर के शिक्षा जगत से जुड़े लगभग 25 एमएलसी राज्यपाल से मुलाकात किए थे और उसके बाद ये पत्र जारी हुआ था। उसके बाद से और मामला सुलझने के बजाय और उलझते चला गया। पिछले 2 माह से आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यूनिवर्सिटी को लेकर के, बिहार के विश्वविद्यालयों को लेकर के तानातनी बना हुआ है। साथियों, पिछले लगभग 5-6 बार एसीएस के पाठक के द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारियों का, जिसमें कुलपति, कुलसचिव, एग्जाम कंट्रोलर और रजिस्ट्रार का बैठक बुलाया गया, लेकिन महामहिम राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुला अधिपति के हस्तक्षेप के बाद सारे बैठक स्थगित रहें। किसी भी बैठक में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारी सम्मिलित नहीं हुए। उनका साफ कहना था कि हमारे विश्वविद्यालय के कुला अधिपति राज्यपाल हैं, उनके बिना निर्देश के हम किसी भी बैठक में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। उसके बाद एसीएस के पाठक ने विश्वविद्यालयों के खाते फ्रीज कर दिए, जिसके कारण कई प्रकार के कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई, कई प्रकार के समस्याएं और कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई। शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन बंद है। जो विश्वविद्यालय से सेवा मुक्त, जो सेवानिवृत्त जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनका पेंशन बंद है। एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं, प्रश्न पत्र नहीं प्रेस में छप पा रहे हैं, नहीं जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका कॉपी जांच हो पा रहा है। इस प्रकार से पूरी तरह से अनियमितता देखने को मिल रहा है विश्वविद्यालय के अंतर्गत और विश्वविद्यालय प्रशासन का साफ कहना है कि इस पदाधिकारी की वजह से जो इस प्रकार से कारनामे हो रहे हैं, उसके वजह से पूरा विश्वविद्यालय जो पटरी पर आ गया था, विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों अधिकारी पदाधिकारियों के मेहनत से वह अब बेपटरी होते दिख रहा है। उसके बाद माननीय राज्यपाल अर्थात विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने सभी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारियों का बैठक बुलाया और इस बैठक में माननीय एसीएस के पाठक को भी बुलाया गया था, लेकिन एसीएस के पाठक उस बैठक में सम्मिलित नहीं हुए। यदि एसीएस के पाठक राज्यपाल के द्वारा बुलाए इस बैठक में सम्मिलित होते तो शायद मामला बन सकता था, समन्वय बन सकता था और जब तक राज्यपाल, एसीएस के पाठक एवं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी पदाधिकारियों के बीच समन्वय नहीं बनता है, तब तक विश्वविद्यालय के जो समस्याएं हैं वह समस्याएं समाप्त नहीं हो पाएंगी। तो एसीएस के पाठक बैठक में सम्मिलित नहीं हुए और दूसरा दिन ही एसीएस के पाठक का पत्र लिखा जाता है राजभवन के सचिव को, राज्यपाल को, कि राज्यपाल की कोई हैसियत नहीं है, राज्यपाल का अधिकार नहीं है। राज्यपाल भी कुलाधिपति होने के नाते जिस प्रकार से विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारीगण हैं, जैसे कुल सचिव, कुलपति, एग्जाम कंट्रोलर, रजिस्ट्रार, उसी प्रकार से कुलाधिपति भी विश्वविद्यालय के एक सामान्य सा अधिकारी हैं और एक सामान्य से अधिकारी का शिक्षा विभाग के एसीएस ओभी के पाठक से बात करने का हैसियत या हो ही नहीं सकता, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हम उनके मीटिंग में नहीं जा सकते हैं, हम उनसे बात नहीं कर सकते हैं, वो हमसे बात नहीं कर सकते हैं। उन्हें यदि किसी मुद्दे को लेकर के बात करनी है तो वह सरकार से बात करे, शिक्षा मंत्रालय से बात करे, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी से उनकी बात करने की हैसियत नहीं है, उनका अधिकार नहीं है। अब इसके बाद से और मामला तूल पकड़ लिया और अब माननीय राज्यपाल के मुख्य सचिव ने एसीएस के पाठक को अर्थात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और पत्र लिखते हुए उन्होंने कहा कि जब महामहिम के द्वारा बैठकें बुलाई गई, सभी विश्वविद्यालय के अधिकारी पदाधिकारी आए, तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपस्थित क्यों रहे, किस वजह से, वजह बताएं। उन्हें राजभवन अर्थात राज्यपाल के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देश दिया गया है उस पत्र के माध्यम से कि वे राजभवन आए और राज्यपाल के कार्यालय में वे सोमवार सुबह 10 बजे मिले। टाइम बाउंड भी है, तिथि भी है, समय भी है और जगह भी है, तीनों दिया हुआ है। राज्यपाल के सचिव महोदय ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है कि वे राजभवन के राज्यपाल के कार्यालय में सोमवार को सुबह 10 बजे उपस्थित हों और उपस्थित होकर के वो कारण बताएं कि आखिर महामहिम
राज्यपाल सह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के द्वारा जब बैठक बुलाई गई तो उसमें अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग सम्मिलित क्यों नहीं हो पाए, उन्हें कारण बताना होगा। और हालांकि उसमें यह जिक्र नहीं किया गया है कि एसएसके के पाठक ने किस हैसियत से और किस कारण से, किस भाव से उन्होंने महामहिम को एक सामान्य सा अधिकारी बताते हुए और उनके अधिकार और हैसियत को चुनौती दिया है, इसका जिक्र नहीं है। शायद वो मिले तो ही राज्यपाल जो है अपने हैसियत और अपने अधिकार से उन्हें रूबरू करा सके। राज्यपाल जिस प्रकार से राष्ट्रपति एक राष्ट्र का, एक देश का महामहिम होते हैं, सर्वा होते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य का महामहिम होते हैं। राज्यपाल संवैधानिक रूप से किसी राज्य का मालिक होता है और उनकी शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होता है। राज्यपाल के ही सारे शक्तियों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री करते हैं। एसीएस के पाठक ने महामहिम को चुनौती दिया। यह बिहार के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है कि एक किसी विभाग का अपर मुख्य सचिव उस राज्य के महामहिम को उनका अधिकार और हैसियत को लेकर के चुनौती देता है और उन्हें सलाह देता है कि वे शिक्षा विभाग के द्वारा उठाए गए किसी भी कदम में अपना टांग न अड़ाएं तो बेहतर होगा। इस प्रकार से उन्हें सलाह भी दी जाती है एसएस के पाठक के द्वारा। तो आखिर क्यों? एसएस के पाठक के बारे में आप सभी को भली भांति ज्ञात है कि यह व्यक्ति इतना पागल है, इतना क्रूर है, इतना हठधर्मी है, इतना निष्ठुर है, निर्मम है, निर्लज है कि अपने तानाशाही के आड़ में सभी के शक्तियों के, सभी पदों के शक्तियों को गौण करते जा रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो या फिर महामहिम राज्यपाल हो। तो अब देखना यह होगा कि आज सोमवार 10 बजे एससीएसके के पाठक राजभवन में उपस्थित होते हैं कि नहीं। यदि होते हैं तो राज्यपाल और एससीएसके के पाठक के बीच समन्वय बन पाता है कि नहीं। क्या कुछ विचार होते हैं, बात होते हैं, विमर्श होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के जो खाते फ्रीज किए गए हैं वो खाते अनफ्रीज होते हैं कि नहीं। जो बेपटरी हो गई है विश्वविद्यालय के सारे सेशन वो फिर पटरी पर आ पाते हैं कि नहीं। और साथ ही गर्मी की छुट्टी रद्द करते हुए 2 घंटा क्लासेज के आड़ में 6 घंटा 8 घंटा जो इतनी तपती धूप, दहकती जमी और उगलती आग आसमां के बीच जो लहरें चल रही हैं, गर्म हवाएं जो चल रही हैं, उसके मध्य दोपहर के में शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं को विद्यालय आना और जाना पड़ रहा है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वे बीमार पड़ सकते हैं। जिस प्रकार से जनवरी माह के अति ठंड के कारण दर्जनों छात्र छात्राएं की मृत्यु हुई, बेहोश हुए, बीमार पड़े, हो सकता है कि फिर अत्यधिक गर्मी के कारण शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं को उसका परिणाम भुगतना पड़े, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका उम्र जो है 58 साल 59 साल हो चुका है, अर्थात वो बुजुर्ग हो चुके हैं। वे अत्यधिक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही दोपहर में चूँकि शिक्षक शिक्षिकाएँ और प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक सभी को विद्यालय से जाने हैं। 11:30 बजे, 12 बजे दोपहर में शिक्षक शिक्षिकाएँ जाएंगे, जिस समय गाड़ियाँ भी नहीं मिल पाती है। चौक चौराहे, चट्टी बाज़ार, गांव मोहल्ले सभी सन्नाटे होते हैं। सभी दोपहर में अपने घरों में डूब के होते हैं। इतनी अत्यधिक तेज धूप होता है, इतना लहर चलता है। और उस सन्नाटे में जब महिला शिक्षिकाएं जाएंगी तो उन्हें गाड़ी मिल पाएगा अथवा नहीं उनके कमरे तक जाने के लिए, किस हालात में वो पहुंच पाएंगे अपना डेरा पर, कमरा पर। यदि उन्हीं के साथ किसी प्रकार की आपत्तिजनक घटनाएं होती हैं तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों की बात की जाए तो महिलाएं भी हैं प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक। अब 11:30 बजे, 12 बजे उनको ICT जहाँ पे लैब है वहाँ से VC होता है, CRC बनाया गया है। अब वहाँ पे उन्हें पहुँचने के लिए उचित सुविधा है कि नहीं? क्योंकि अब जो जेंट्स हैं उनके पास बाइक हो सकता है, वो चले जाएंगे, लेकिन महिला जो प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं अपने पंचायत के अंदर ही या फिर इर्द गिर्द अपने विद्यालय से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर जो CRC बनाया हुआ है जहाँ से VC होने हैं, तो वहाँ तक वो पहुँचेंगे कैसे 11:30-12 बजे उस पूरे एकदम मध्य दिन में, जिस समय दोपहर होगा, सूर्य एकदम सर पे होगा, उस समय वो पहुँचेंगे कैसे? वहाँ तक मार्ग जाता है कि नहीं? गाड़ी की सुविधा है कि नहीं? वो कहीं से जाएंगे दोपहर में? और महिला शिक्षिका जो प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, सन्नाटे में वो पैदल ही 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मजबूरी में यदि जाते हैं अपनी नौकरी बचाने के लिहाज से, उनके साथ किसी प्रकार की आपत्तिजनक घटना घटता है, दोपहर में जाते समय वो बीमार पड़ जाते हैं, रास्ते में बेहोश हो जाते हैं, तो उनको देख रेख करने वाला कौन होगा? तो इन सारी बातों का संज्ञान हो सकता है कि आज राज्यपाल के द्वारा लिया जाए एसएसके के पाठक से जब उनके ऑफिस कार्यालय में वो पहुंचे। लेकिन हमें नहीं लगता है कि एसएसके के पाठक राज्यपाल के समक्ष उपस्थित होंगे, क्योंकि पहले ही उन्होंने उनके अधिकार और उनके हैसियत को चुनौती दिया है। यदि राज्यपाल महामहिम के नाते यदि बुलाए होंगे तो एसएसके के पाठक को जाना मजबूरी होगा, लेकिन कुलाधिपति के हैसियत से यदि बुलाए होंगे तो एसएसके के पाठक चूँकि पहले ही कुलाधिपति को एक सामान्य सा अधिकारी बताते हुए और इनके अधिकार क्षेत्र में न प्रवेश करने का हिदायत दे चुके हैं, तो शायद ही एसएसके के पाठक वहाँ जाएं। लेकिन एसएसके के पाठक के पागलपन पर, इस क्रूरता पर, इस दुर्व्यवहार पर, इस प्रकार के जो अनावश्यक
कार्य कर रहे हैं, अमानवीय कार्य कर रहे हैं, इनकी निर्लजता, इनकी निर्ममता पर, इनकी निष्ठुरता पर अंकुश लगने चाहिए। यदि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री का नहीं लगा पाते हैं तो वो समय दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक, उनके परिजन सड़कों पर होंगे एसएसके के पाठक के विरुद्ध। छात्र संगठन, शिक्षक संगठन सभी सड़कों पर होंगे उनके विरुद्ध और एसएसके के पाठक के ऊपर हर हाल में कार्रवाई होगा। एसएसके के पाठक को या तो इस्तीफा देकर के उन्हें दिल्ली भागना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें सलाखों के पीछे जाना होगा जितनी उन्होंने क्रूरता दिखाया है। क्योंकि एसएसके के पाठक के ऊपर ही हत्या का आरोप, वो 2 दर्जनों छात्र छात्राएं की मृत्यु हुई है ठंड के कारण, उसका है। साथ ही जो हजारों करोड़ रुपए का इतिहास भारत में आज तक बिहार के शिक्षा विभाग में सबसे अधिक जो लूट का आरोप है वह भी एसएसके के पाठक के ऊपर है। ये सारे पत्ते खुले, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए तो एसएसके के पाठक सलाखों के पीछे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।